हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस मॉक टेस्ट का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस फीचर ज्वाइन करने पर अभी आपको, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो 10% की छूट दी जाएगी, जो कुछ ही दिनों के लिए सीमित बची हुई है। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें। यहाँ पर प्लस फीचर ज्वाइन करने पर आपको सभी कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपकी पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और सारे स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच का नाम है राफेल। यह एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2021 के लिए है, जो 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाला है। दूसरा बैच है त्रिशूल। यह बैच एनडीए 2021 एग्जाम के लिए है, जो 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलेगा। और तीसरा बैच है नव। यह बैच एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए है, जो 18 फरवरी से 1 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। इनमें से किसी भी बैच में अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो इसे ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करते ही इस पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ से आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का एक नया चार्ट ओपन होगा, जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आपको अलग अलग फीस बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान एक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप नीचे रेफरल कोड में एग्जाम गुरु 10 यूज करते हो तो आपको सभी कोर्सेज पर 10% की छूट मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों, हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसे वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक खाली स्थान वाले क्वेश्चन हैं और आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो 5th क्वेश्चन है, आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर, यानी कि जब मैं जवान था तो मैं उस समय बहुत अच्छे तरीके से तैर सकता था। तो यहाँ पर देखो, जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट टेंस का बोध हो और पास्ट टेंस के साथ में कैपेबिलिटी दिखाई जाए, यानी कि पास्ट में किसी की क्षमता को दर्शाया जाता है, तब हम कुड का यूज करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखो, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था, तो एक कैपेबिलिटी दिखाई जा रही है ना, यानी कि तैरने की क्षमता यहाँ पर दिखाई जा रही है। और कहाँ पर? पास्ट में दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए हमने कुड को यूज किया। वही अगर यह सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो हम इसकी जगह कैन का यूज करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द गवर्नमेंट इज कैरिंग डैश टेस्ट ऑन ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो यहाँ पर देखो, एक फ्रेजल वर्ब होता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पूर्ण करना। तो यहाँ पर क्या है, जो सरकार है वो क्या कर रही है, कैरिंग आउट, एक टेस्ट पूर्ण करने की कोशिश कर रही है, जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का उत्पादन किया जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिज फोर फादर्स लिव्ड डैश मीरपुर डैश महाराष्ट्र। अब ध्यान देना, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको यूज करना है ना। तो अगर किसी छोटे प्लेस, किसी छोटे गांव की बात की जा रही हो तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वहीं अगर कोई बड़े प्लेस के बारे में बात की जा रही हो या फिर किसी स्टेट को डिनोट किया जा रहा हो, तब वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो 7th क्वेश्चन में बिल्कुल यही रूल लागू होता है। सबसे पहले क्या है, मीरपुर है, एक छोटे गाँव या छोटे शहर का नाम दिया गया है, तो इसके पहले हम एट लगाएंगे। और दूसरा है महाराष्ट्र, जो पूरे एक स्टेट को डिनोट करता है, तो सेकंड वाले बॉक्स में हम इन का यूज करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जेन रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग डैश नोटबुक्स फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी। तो यहाँ पर फ्यू का यूज किया जाएगा। 8th क्वेश्चन में अ फ्यू का यूज किया जाएगा। जेन रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग अ फ्यू नोटबुक्स फॉर हर फ्रॉम स्टेशनरी। अ फ्यू कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ, यानी कि जेन ने मैरी से रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए कुछ नोटबुक लेते आओ स्टेशनरी की दुकान से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखो, 9th और 10th क्वेश्चन में
किसी एक पार्ट में इरर दिया गया है तो आपको वो पार्ट फाइंड करना है, और अगर किसी भी पार्ट में इरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन यानी कि नो इरर को सिलेक्ट कर सकती हो। तो देखिए 9th क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटेंस क्या है, सी विल लूज ऑल हर फ्रेंड्स इफ सी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग अबाउट देम बिहाइंड देयर बैक्स। इस क्वेश्चन को हिंदी में समझने की कोशिश करना, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने सारे दोस्तों को खो देगी अगर वो उन लोगों के बारे में उसके पीठ पीछे बात करते रहेगी। तो यहाँ पर सेंटेंस का क्या बोध हो रहा है, रहेगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस देखोगे यहाँ पर, इसका तो क्या है, इफ़ सी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग, यानी कि वो लगातार बात कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बी पार्ट को रिमूव कर देंगे, इफ़ सी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग को रिमूव कर देंगे, और इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसके जगह लगाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इफ़ सी कंटिन्यूसली और टॉक्स होगा, यहाँ पर टॉक में एस लगेगा, तब यह सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर रीड इट। तो 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन ध्यान से देखना। जब भी कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है ना, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव केस कहाँ है, ऑब्जेक्टिव केस है इट, लेकिन इट को लेट्स के बाद नहीं लगाया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद लगाया जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि इस इट को यहाँ से हटा करके लेट के बाद रख देना होगा, यानी कि यह हो जाएगा लेट इट रीड अदर। आप यहाँ पर सी पार्ट को रिप्लेस कर दो लेट इट रीड अदर से, तब यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। मदर सेड ओह इट्स अ स्नैक डोंट गो नियर इट चिल्ड्रेन। देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जब भी इस तरह के वर्ड यूज किया गया हो ना, अल्लाह या फिर जॉय विथ हैप्पी, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जो पहला पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के पहले का, इसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ का यूज करेंगे। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, और इसके बाद सेंटेंस के सेंस को समझना है। जैसे अगर सेंटेंस में किसी भी तरह की खुशी का बोध करवाया जा रहा हो, तब आप यहाँ पर यूज करोगे जॉय का। अगर किसी तरह का दुख हो तब आप यूज करोगे सौरो का। लेकिन अगर किसी तरह का डरने वाली बात हो तब आप क्या करोगे, डर वाली बातों में आप यूज करोगे डिसगस्ट का। तो यहाँ पर क्या है, एक डरावना सा सेंस उत्पन्न हो रहा है ना कि वहाँ पर मत जाओ सांप है। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ में डिसगस्ट का उपयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और इसके जगह दैट को लगाएंगे। और आगे जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हटा देते हैं, यानी कि ओह को रिमूव करके देके इसे लिख देंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन देखो करेक्ट आंसर है। मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, पहला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमें दैट का यूज करना है, और यहाँ से हमने ओह को रिमूव कर दिया, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसे रिमूव कर दिया, और इसे कर दिया इट वाज अ स्नेक एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर। जो प्रेजेंट टेंस में था इसे हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या है। यहाँ पर दिए गए हैं दोनों में 4-4 ऑप्शंस, आपको बताना है कौन से ऑप्शन का स्पेलिंग करेक्ट है। तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों ऑप्शन सी, INTELLIGENCE। और 14th क्वेश्चन में अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, यह होगा ACCOMMODATION, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 13th का सी क्वेश्चन और 14th का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th एंड 16th। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो 15th क्वेश्चन क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील या फिर सक्रिय, जो गति में हो। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है दोस्तों स्थिर, यानी कि एक जगह जो बैठा हुआ हो। 16th क्वेश्चन है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टेबल कर देना, वो हिले डुले नहीं या फिर अपना पोजीशन चेंज ना करे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन, यानी कि जो चेंज हो सकता है उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट।
इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। ग्लूमी का सिनोनिम आपको बताना है। तो ग्लूमी का मतलब होता है दोस्तों अंधकारपूर्ण या फिर निराशजनक। यह एक तरह का एडजेक्टिव है। तो इसका सिमिलर वर्ड है मुर्की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुर्की का मतलब भी होता है कि जो निराशजनक हो। 18th क्वेश्चन है क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कच्चा। आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल। तो इसका जस्ट सिनोनिम हो जाएगा ए ऑप्शन अनरिफाइंड। अनरिफाइंड का मतलब भी होता है असभ्य या फिर कच्चा, यानी कि जो पका हुआ ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो बिल्कुल टॉपिक वाइज हैं। और पिछले 2 से 3 सालों में एयरफोर्स ने जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं जो 2019 और 2020 में पूछे गए थे। तो यह बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। एग्जाम से पहले अगर आप एक बार इसे पढ़ लेते हो तो जीके में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द यंग वन ऑफ अ कैट इज। कैट का जो यंग वन है यानी कि बिल्ली का जो बच्चा है इसे हम बोलते हैं किटेन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का और लास्ट पार्ट है। बीच में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इन चारों को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला पार्ट है इट इज़ ट्रू। तो क्या सत्य है? सत्य यह है कि इट इज़ ट्रू दैट, यानी क्या सत्य है? तो दैट वी आर नॉट, फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो आर होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट होगा वी आर नॉट वॉर्न टू बी हैप्पी बट वी आर वॉर्न टू सीक हैप्पीनेस सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी कि पहला क्या होगा? पहला आपका आर होगा, फिर पी आएगा, तीसरा क्यू है और चौथा एस है। इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों लास्ट में हम पैसेज के बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए एक बार। पेंगुइन से रिलेटेड कोई पैसेज यहाँ पर दिया गया है। इसके नीचे वाले पार्ट को भी मैं जूम कर देता हूँ। आप सारे पार्ट्स को पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने इस पैसेज को पूरी तरह से पढ़ लिया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डू पेंगुइन्स कम ऑन लैंड, यानी कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो ज़मीन पर कब आते हैं? तो वे भूमि पर तभी आएंगे व्हेन दे हैव टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, यानी कि जब वह अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है तब वे ज़मीन पर निकलकर बाहर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन वॉक विथ अ वेडल मीन्स। वॉक विथ द वेडल, इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका कहने का मतलब है वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स एंड क्लमसी स्वइंग मोशन, यानी कि डगमगाते हुए चलना। आपने पेंगुइन को देखा होगा तो वो एक तरह से डगमगाते हुए चलता है इधर उधर, वही चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। तीसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, सामान्य रूप से जो छोटा है, तो इसे बोलेंगे हम डिमिन्यूटिव। और लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेट। गेट का मतलब है दोस्तों मैनर ऑफ वॉकिंग, यानी कि किसी भी मनुष्य का या पशु का जो चलने का चाल होता है ना, इस मैनर को हम बोलते हैं गेट। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।